पता नहीं, सामने कुछ पढ़ने को तो नहीं कहा। अच्छा, सबसे सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ पेशेंट विद एवी फिस्टुला। आपके दिमाग में क्या कंसर्न्स आएंगे कि एक पेशेंट है, एवी फिस्टुला बना हुआ है उसको, उसकी कोई डिब्राइडमेंट होनी है? यस, हु विल आंसर? सर ये भी सर फिस्टुला की पेशेंट को सर एक तो ये किया कि वो डायलिसिस डिपेंडेंट है, सीकेडी का पेशेंट है हमारे पास। ओके। तो डिब्राइमेंट है, हमने वो उसके यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखेंगे कैसे हैं। और हमारी कंसर्न एक हाइपरकैलेमिया भी होगा। डिब्राइमेंट हमने कैसे में करानी है, तो हम प्लान देखेंगे कि हमने सिर्फ न्यूट्रिशनल हाइपरकैलेमिया नहीं, सारे कंसर्न्स सारे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट। टू अ पेशेंट इन सीआरएफ। ठीक है, ये एवी फिस्टुला तो एक सिर्फ जिसको कहते हैं ना टिप ऑफ आइसबर्ग है। एवी सर फिस्टुला तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई इस पेशेंट को डेफिनेटली, ये पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली डायलिसिस डिपेंडेंट है। ठीक है, डायलिसिस डिपेंडेंट कब है? कि जब उसको सीआरएफ है। तो सीआरएफ की सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन ये यानी कि ये मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से कोई नहीं आपसे पूछेगा, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आई अगेन रिपीट, ठीक है, कि एक पेशेंट है, उसको एवी फिस्टुला बना हुआ है। अब आपने इस आंसर, क्योंकि आप बताएंगे सारी बातें सही बताएंगे, लेकिन अब चक्कर क्या है कि सिर्फ आपने इस आंसर को कंपाइल कैसे करना है। ठीक है, अगेन ट्राई करें प्लीज। आपने बता दिया कि ये पेशेंट सीआरएफ है, तो सीआरएफ क्या हर पेशेंट में एक जैसा होगा? जी सर, सीकेडी एक के मिनट इनको पेशेंट है हमारे बोलने दें। पास, तो उसके जी सर जी उसके जी। कंसर्न्स हमने सबके सब कंसर्न्स उसके देखने होंगे सर। उसकी कोगुलोपैथी हमारे जहन में होनी चाहिए। उसका हम्म सीकेडी डिपेंडेंट, उससे यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑर्गन डैमेज हो रही है। उसके बाद बाकी सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट है कि उसकी गैस्ट्रोप्रेसिस भी होगी उसमें जीए का पेशेंट है, तो उसको रैपिड सीक्वेंस करना पड़ेगा हमारे। और सीकेडी है सर, डायबिटीज और बाकी कोमॉर्बिड्स और देखनी पड़ेंगी हमें। उसके साथ इस्केमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन भी को एग्जिस्टेंट होती है। तो हमने डिटेल्ड अच्छा, हिस्ट्री एवी फिस्टुला से और रिलेटेड एग्जैक्टली बातें क्या है? सर एक तो चीज कि एवी फिस्टुला के कंसर्न ये है कि जो जिस बाजू पे एवी फिस्टुला बना है हमने उसका ख्याल रखना है, आर्म का ख्याल रखना है। हम्म और दूसरा ये कि फिस्टुला बना है तो डायलिसिस कब हुआ है आखिरी, ये जो हमारा मेजर 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 कंसर्न होता है। हम्म कि जो है कि 12 to 14 आवर्स तक तो उसका डायलिसिस होना चाहिए, लेकिन 4 to 6 आवर्स पास हो जाने चाहिए, क्योंकि वो हमारी इक्विलिब्राइजेशन हो जाए और हमारी जो हेपरिन है वो सर वो मेटाबलाइज हो चुकी हो, ठीक है। जो हम यूज करते हैं और फिर। ये सर हमारा उसका उस कंसर्न साइड है। पे मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग लगाएंगे? नहीं सर, जो हमारी फिस्टुला साइट है वो हमने प्रोटेक्ट करनी होती है, उसमें ऐसे उसमें कोई पेशेंट में नॉन अगर इन्वेसिव। आर्टीरियल लाइन लेनी हो तो कहाँ पे प्रेफरेबल है? सर डॉर्सलिस पीडियस तो इतना हल्का क्यों बोल रहे हैं? सर वो कॉन्फिडेंस से कोई बोले। और जगह सर डॉर्सलिस पीडियस होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे नहीं है, बाकी दोनों आर्म्स हमें सेव करनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके सर बाद नहीं, ठीक है। अपोजिट आर्म में, दूसरे आर्म में नहीं ले सकते? नहीं, नहीं, आपने उसको भी सेव करना दूसरी होता है। उसको भी सेव करना होता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, डॉर्साइल ठीक है। स्पीडियस में लेंगे तो फिर। सर अच्छा, इसी जीशान, इसी ये जैसे सर जीशान एक सवाल देखें। था, मतलब अभी आप जैसे बताते जा रहे जी हैं, जी जैसे सर जी जी। आप जब एक क्वेश्चन एग्जामिनर सवाल पूछे, आपने जैसे पूछा एवी फिस्टुला, क्या हाँ हाँ, हम डायलिसिस रिगार्डिंग हिस्ट्री भी सवाल पूछें ना पूछें? हिस्ट्री की फ्लूइड कहाँ से बात स्टेटस आ गई? उसका मैं नहीं, नहीं नहीं, फ्लूइड हिस्ट्री स्टेटस उसका मैं बिल्कुल पूछूं ना बिल्कुल ये पूछूं? बात आएगी। देखिए फ्लूइड मैं स्टेटस, बायोकेमिकल मार्कर्स हो गए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए सर, फिर उसके हम्म एसोसिएटेड कोमॉर्बिड्स आ गए, रेस्पिरेटरी आ हम्म गई, कार्डियक आ गई सर, हम्म हेमेटोलॉजिकल आ गई, एंडोक्राइन आ गई सर उसमें। तो ये हम्म। हम पूछेंगे या सिर्फ अभी फिस्टुला पे ही रहेंगे कि हम इसको सेव करेंगे सर, देखें, ये है मैं ये है? आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा है ना, या इस तरह अगले अगले आधे घंटे में मैं आपसे जो बातें पूछ डिस्कस करने का मैंने सोचा हुआ है, वो आपसे मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से कोई नहीं पूछेगा। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ कि अब आपके नेक्स्ट टाइम अगर सीआरएफ का पेशेंट आएगा आपके एग्जाम में, चाहे वो लॉन्ग केस में चाहे वो टेबल वाइवे में, तो आपको एवी फिस्टुला से रिलेटेड आप ये बातों को आपके दिमाग में होगा। ठीक है, उस साइड पे कैनुला नहीं करना, उस साइड पे वो मॉनिटरिंग नहीं लगानी, ब्लड बीपी कफ नहीं लगाना, ध्यान करना है। और ऑपोजिट साइड को भी करना है, क्योंकि एवी फिस्टुला अगर फेलियर हो जाए तो ऑपोजिट साइड की जो लिम्स की वेन्स हैं और आर्टरीज को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि उस साइड पे आपको दोबारा फ्यूचर फिस्टुला बना सकते हैं। जो आपका जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि उसका लास्ट डायलिसिस कब हुआ।
जब लास्ट डायलिसिस का आप सवाल पूछेंगे तो उससे ये सारी बातें आपकी उसके दिमाग में आ जाएंगी। जैसे उन्होंने हेपरिन के बारे में भी बता दिया, उसका बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है, वो वाली बात भी आ गई। ठीक है, तो मतलब बेसिकली उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी कि व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर डायलिसिस, what is the place of dialysis and what is the reason for dialysis, so what is the effects of dialysis। फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस भी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डायलिसिस हो रहा है उसका सीआरएफ की वजह से, और सीआरएफ ठीक है के सर। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेन सिस्टम तो किडनीज हैं, लेकिन उसका प्रिकर्सर क्या है, वो किस एज में हो रहा है, वो उसकी क्या नाम है उसका, वो हाइपरटेंशन की वजह से है, वो डायबिटीज की वजह से है, वो कोई उसको कोई वो है कोई एसएलई या कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड है, मतलब लाइक कि देयर सो मैनी पॉइंट्स के जो उसकी रीजन है। तो आपके दिमाग में एक पॉइंट होना चाहिए कि भाई ऐसे एक्चुअली ये जो बनाते हैं ना, इनको एफआरसीए माइंड मैप्स का कॉन्सेप्ट है ये, कि आपके दिमाग में ये आए कि भाई ये डायलिसिस है, डायलिसिस फिस्टुला एवी फिस्टुला है, ये एक पॉइंट है, ये बना क्यों था, ये एक रीजन है, इसको आपने सेव कैसे करना है, और इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या है। इन 3 चीजों में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा इसी से ही अगला क्वेश्चन अब कौन बताएगा, डॉक्टर यहाँ पे अभी ये डॉक्टर गोहर अभी आप नहीं आई हैं, आप बताएं, एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेड, यही इसी से ही साथ ही किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है, अब किसी इलेक्टिव सर्जरी के लिए है, आपने उसमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। एनीवन, अगर वो नहीं बोल रही तो कोई और, एनीवन रेज द हैंड प्लीज। सर किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है तो हम ये देखेंगे कि उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज कर रहा होगा, इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, और कौन से ड्रग्स यूज कर रहा है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो सकता है, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकता है, रीनल डैमेज भी हो सकता है, इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। एक उसकी इससे इसके बेसिक अलावा और एक अलावा के एक्सेप्ट है हुआ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, रीनल फंक्शंस कैसे जा रहे हैं उसके। और अगेन अगेन जो उसको जिस वजह से उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी तो होगी ना प्रॉब्लम, अच्छा, उसको किडनी, इंडिकेशन जो है, इंडिकेशन ठीक क्या है, थी। हाँ जी, ठीक होगी। ठीक है। इसी से ही मिलता जुलता है कि एक डोनर, एक पेशेंट को नेफ्रेक्टमी है, वन सिंगल किडनी है जी, सिंगल किडनी है पेशेंट में और है अपनी। ऑफ कोर्स। चले ये एक अलग क्वेश्चन है, सिंगल किडनी है उसकी, सिंगल फंक्शनिंग सिंगल किडनी किडनी। के कंसर्न्स हमारी तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हम अवॉइड करते हैं, यस, ठीक है। और फ्लूइड आपका ओवरलोड क्वेश्चन अवॉइड भी करते हैं। दानियाल, आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल वैलिड है कि वो उसकी सिंगल किडनी, क्योंकि अक्सर अगर नॉन फंक्शनल किडनी हो तो दूसरा किडनी नहीं निकालते, एक किडनी को, जो किडनी लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, कहाँ रखते हैं, पेल्विक फोसा में। पेल्विस में। पेल्विस में। तो क्या ये एक आपको पोजिशनल ख्याल नहीं रखना, क्योंकि वो इंजर हो रखना सकता है ना, एब्डोमेन का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर इंजरी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो वो नेफ्रेक्टमी भी हो सकती है उसको, और हो सकता है कि वो उसकी मौजूद हो किडनी। ठीक है, सर इसमें प्रोन पोजीशन बन सकती है, प्रोन पोजीशन का इससे कोई ट्रांसप्लांट ताल्लुक नहीं, प्रोन बना पोजीशन का सकते हैं इससे कोई ट्रांसप्लांट। आपने आपने केयरफुल रहना है, आपने केयरफुल रहना है। लेकिन आप इसमें यही कहेंगे कि भाई आपने जो तमाम, देखो वही जो माई बेस्ट फ्रेंड वाले फैक्टर्स है ना, वो आपने दिमाग में रखने हैं, कि आपने परफ्यूजन अच्छी रखनी है। किडनीज की परफ्यूजन प्रेशर कितना होता है, 80 to 180 पे रेगुलेट करती है ना, ये ऑटो क्या है, रेगुलेशन। 80 to 180 क्या, मैप मी मैप। हाँ तो ये आपने वहां पे बताना है। ठीक है, जी सर। ये मीन आर्टीरियल प्रेशर शुड बी बिटवीन 80 to 180। ठीक है, आपने उसका अच्छा वॉल्यूम स्टेटस अच्छा रखना है, आपने अवॉइड करना है फैक्टर्स को ना। और एक्चुअली जो प्रोन पोजीशन हमारे मुल्क में जो बनाई जाती है ना, उसको आप कंसिडर ना किया करें। वो तकिए लगा लगा के प्रोन पोजीशन नहीं बनाई जाती है। जब भी प्रोन पोजीशन का कोई हो तो उसके लिए प्रॉपर एब्डोमेन की होती है, जिसमें एब्डोमेन ओपन होता है, उसका पता नहीं नाम क्या है उस टेबल का, स्पेशल टेबल होती है जिसमें एब्डोमेन ओपन होता है, तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपकी बात पॉइंट सर, अच्छा वैलिड पॉइंट है ये। सर जो हम भी करते हैं प्रोन पोजीशन सर, जो वो जेल नुमा बने होते हैं सर,
उसमें भी तो नहीं एब्डोमेन वो हम ओपन ही रखते हैं सर। एब्डोमेन हम नहीं तो नहीं नहीं खास देखिए, ख्याल यही होता है कि एब्डोमेन फ्री हो। नहीं एक्चुअली जो प्रोन पोजीशन के लिए टेबल होती है ना वासिफ, वो ओपन होती है, उसके दरमियान में होल होता है, ठीक है। सर विल्सन विल्सन टेबल है शायद उसका नाम। विल्सन मुझे नाम नहीं पता उसका, लेकिन वो ओपन होती है, ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट पे होगा अगर नेफ्रेक्टमी है। एवी फिस्टुला की बात कर ली। सीआरएफ इज अ लॉन्ग टॉपिक, लेकिन सीआरएफ की जो समरी निकल के आती है ना, वो ये आती है कि मल्टी सिस्टेमिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके ना हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, चाहे वो हिमेटोलॉजिकल सिस्टम हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो। और बेसिक जो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम सीआरएफ की वजह से डेवलप हो रही होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सीआरएफ हो रहा होता है। वो दोनों चीज़ों का आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सीआरएफ जब हो जाएगा तो बोन के मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होगी, पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, इसकी प्रॉब्लम होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, डायबिटीज होगी। एरिथमियाज होंगे, सर ठीक है। अनीमिया भी होता है। एनीमिया होता है, एनीमिया। अच्छा, अपना अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनीमिया इन अ पेशेंट विद रीनल फेलियर? सर एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रही होती? ये तो एक प्रॉब्लम है, और सर आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कोई ब्लीडिंग साथ उसकी, अगर ब्लड ब्लीडिंग, लॉस अगर हाँ, उसकी वजह ठीक से है। हो सकता हाँ जी, तो ये 3-4 रीजंस हैं। उस तरह है। एग्जामिनर्स एकदम से देखें, अगर आपका सीआरएफ का लॉन्ग के, अब आप कहते हैं ना कि लॉन्ग केस की क्या तैयारी है, यही लॉन्ग केस की तैयारी है। यही क्वेश्चन पूछेंगे वो लॉन्ग केस में। वो आपसे पैथोलॉजी पूछेंगे, इसका रीजन पूछेंगे, सीआरएफ को कैसे होता है, सीआरएफ को कैसे इवेलुएट करते हैं। वो मैंने कल आप लोगों को इवेलुएशन करते हुए मैंने आपको बताया था, ठीक है। जस्ट जस्ट एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। फिर से बोले, फिर से बोले। सर डॉक्टर आबिद ने पूछा कि एनीमिया सीआरएफ में क्यों हो रहा है, किसी ने 4 कॉजेज बताए ना, वो रिपीट करवा रहे थे सर, वो कह रहे थे बता। वो हो गया रिपीट? सर आबिद सुन लिया आपने? नहीं 4 दोबारा बता दें। एक रिपोर्ट। मुझे जो याद, अभी जो मैंने जो सुना कि एरिथ्रोपोइटिन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी है, और एनी ब्लीडिंग है, यूरिन में कोगुलोपैथी भी होती है इनमें। 3 ये रीजन मुझे याद है। एक एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज भी होता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज सर। ठीक है। तो ये अच्छा, अब आप यही इसी को हम इसी में आप कहें कि लॉन्ग केस में हिस्ट्री में क्या पूछेंगे जी? लॉन्ग केस बाकी सब वो कॉमन होगी हिस्ट्री, जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, कल परसों की थी। तो लॉन्ग केस तो वही है, वही सारी हिस्ट्री है, वही रिस्क फैक्टर्स हैं, वही सब कुछ है। इसके अंदर स्पेसिफिक बात सिर्फ और सिर्फ सीआरएफ, अगर आपको लगता है तो सीआरएफ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो चंद ही बातें हैं। वो यूरिन से रिलेटेड है, वो उसकी कोई फेलियर से रिलेटेड है, वो इचिंग जो यूरोक्रोम्स होते हैं जो उसकी वजह से होती है, जो सॉरी जो इचिंग का होता है, वो क्या होता है, जो कुछ याद आ रहा है, इस तरह की चीज होती है, ठीक है। उसके बाद जी होता है ना सर। जी एसिडोसिस होता है, एसिडोटिक ब्रेथ होती है। और इसमें क्या होगा, बाकी फिस्टुला वाली बात हो गई। कोई इसमें खास ऐसी चीज नहीं है कि जो सीआरएफ से के लिए स्पेशल हो। वही सारी बातें घूम फिर के, वही डायबिटीज, वही हाइपरटेंशन, वही इस्केमिक हार्ट डिजीज, वही डायलिसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वही मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वही सारी चीजें आ जाती हैं। तो कॉमनैलिटीज पे सर रहें। फिर मस्कुलोस्केलेटल भी तो प्रॉब्लम होता है ना कैल्शियम की वजह से? बोन ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, बोन फ्रैक्चर्स जी भी सर। होते हैं, ठीक है। जी तो सर। मतलब अब आप समझ आइए बात आपको कि अब आप लॉन्ग केस, अव्वल तो ये कि मतलब लाइक आप ये समझने की कोशिश करें, इस चीज को अपने सर पे हवा नहीं बनाना। ये बिल्कुल इसी तरीके से ही ये केस होगा, ठीक है। एंड सर और मेडिकेशन हिस्ट्री पे स्टेरॉइड वो ले रहा है, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट तो नहीं ले रहा, वो भी हिस्ट्री में लेंगे ना, हाँ, और ड्रग वो हिस्ट्री। हाँ, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसी से अब हम अगले उस पे जाते हैं। पेशेंट को पेस मेकर लगा हुआ है। अब आपको उसकी कोई सर्जरी करवानी, क्योंकि मैं इसमें मेरा कंसर्न सर्जरी इस वक्त नहीं है। फॉर एग्जांपल वो आप एक सिर्फ आप पेस मेकर से रिलेटेड आपको क्या बातें पता होनी चाहिए? सर पेसमेकर की हमें इंडिकेशन पता होनी चाहिए कि पेशेंट पहले के उसको कब डला था, क्यों डला था, और कौन सी टाइप का डला था, लास्ट टाइम उसने कब चेक कराया था। और उसके साथ सर वो पेसमेकर वो जो चेक करते हैं तो उसके साथ वो एक कार्ड देते हैं, मतलब कार्ड जिसके ऊपर लिखा होता है कि लास्ट टाइम चेक कब हुआ है। तो वो सारे सब पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। और सर इसमें फिर हमने सर्जन के साथ भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ही चलना है। इसमें भी सर्जन के साथ लाइज करना है, उसको भी बताना है कि उसने कॉटरी जो है अगर वो यूज करनी है तो बाइपोलर यूज करे। और
और सिर्फ पेसमेकर को सर्जरी से पहले जो होता है हमने वो करना होता है उसको उसकी फंक्शनिंग को सर वो करते हैं ना कि एंटी अब टैक्योकार्डिक आप मोड पे। हाँ अब जी आप मोड उसका सेट करते हैं। अब आप बाईपास करके बहुत सारी चीजें आयजा डायरेक्ट पहुंच गई हो सर्जरी में, क्या उससे पहले आपको कुछ चीजों का देखना है? मेडिकेशन हिस्ट्री भी इसके पूछेंगे कि मेडिकेशन हाँ कोई जी एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशन वगैरह साथ इसके ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नहीं, मतलब जिस पर्पस के लिए डला था क्या वो पर्पस ठीक हो गया? एक बात सर होगी, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे ना कि वो ट्रीट कार्डियोलॉजिस्ट के होगी बाद कंडीशन की नहीं। बिल्कुल। और आजकल जो मॉडर्न जब भी पेसमेकर का जिक्र आएगा ना, तो आपने उसको अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज आपने उसको AICD के तौर पे ट्रीट करना है, ठीक है? कि वो AICD है ओके तो सर AICD के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक पेसमेकर फंक्शन और एक डिफिब्रिलेटर फंक्शन, ठीक है? दूसरी बात ये कि आपने ECG का जिक्र नहीं किया, आपने एक्सरे का जिक्र नहीं किया, आपने लोकल कोई उसकी जो से रिलेटेड चीज है कि कोई उसको साइन सिम्टम्स उसके रिलेटेड, चाहे वो लोकल टेंडरनेस कोई यार चीज आपने जो है वो एक्सरे करके देखा कि उसकी वायर अपनी जगह पे है, ECG करके देखा उसकी पेसिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? उसमें और आते ये हैं भी जी देखना जी है सर सर कितना डिपेंडेंट है पेस मेकर पे। जी, ठीक है ना? तो वो टाइप मतलब लाइक ये कि उसके बाद आप टाइप वो जो होता है ना चैम्बर पेस चैम्बर सेंस, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो किताब जो खोलते हैं तो उसी में बंदा बह जाता है, तो उसके अलावा बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने ये बताना है कि भाई आप सर्जन के साथ जो प्लान बता रहे हैं ना उसके अंदर आपने ये करना है कि इट इज बेटर नॉट टू यूज कॉटरी, इफ यूज कॉटरी use bipolar, if unipolar has to be used it should be used in slow burst। और आपने जो उसका जी सर जो जो उसका जो पैड है वो आपने ऐसे लगाना है कि वो हार्ट के सर्किट से ना गुजरे, ठीक है? उसको आपने इस साइड पे इस तरह से उसकी अलाइनमेंट करनी है कि आपने पैड उस साइड पे लगाना है कि वो हार्ट के सर्किट से ना गुजरे, यानी कि अगर किसी एक साइड पे सर्जरी हो रही है तो आप इसके लिए सर अगर यूं कह दें अवे फ्रॉम द पेसमेकर होना चाहिए अवे सर फ्रॉम द पैड जो। पेसमेकर, आप उसके सर्किट में ना आए वो, ठीक है? और हाँ सर। उसके अलावा आपने अब आपने कि आपके पास आपने इसमें डिफिब्रिलेटर फंक्शन को ऑफ करना है, पेसमेकर को फिक्स मोड पे लेके जाना है। आपके पास ऑल्टरनेटिव जो है वो टेम्परेरी पेसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, और आपने डिफिब्रिलेटर पैड अटैच करने हैं, ठीक है? डिफिब्रिलेटर पैड अटैच करने हैं, टेम्परेरी पेसमेकर का फंक्शन आपके पास होना चाहिए, आपने कॉटरी की बात कर दी, और फिर उसके बाद वो फैक्टर्स जो कि पेसमेकर के थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे करते हैं, या आपने हीमोस्टैटिक कंडीशन, ये जुमला याद कर लें, हीमोस्टैटिक नॉट हीमोस्टैटिक, होम्योस्टैटिक कंडीशंस को आपने मेंटेन रखना है ताकि एरिथमियाज के चांसेस ना हो, ठीक है? होम्योस्टैटिक कंडीशंस में आपकी ओके सारी सर चीजें आ जाए, आपका आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएगा, एसिड बेस बैलेंस भी आ जाएगा, और माई बेस्ट फ्रेंड भी आ जाएंगे, नॉर्मोथर्मिया, नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोकार्बिया, क्योंकि उनकी वजह से पेस मेकर का थ्रेशोल्ड डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया जनाब आपका पेस मेकर। अच्छा, एक पेशेंट बहुत ज्यादा डिलीरियस है, ठीक है? एक पेशेंट बहुत ज्यादा सर ये डिलीरियस है। पेस जी मेकर जी, में सक्स का भी लिखा हुआ था कि सक्स अवॉइड करें क्योंकि वो शिवरिंग वो जो फेसिकुलेशन से जो है वो। हाइपरकैलीमिया भी है। असल में पता है चक्कर सक्सामिथोनियम मेरे दिमाग से इसलिए निकल जाता है क्योंकि पिछले 11-12 साल से मैंने कभी सक्सामिथोनियम यूज ही नहीं किया, जब से मैं सऊदी अरब आया हूँ। शायद मेरा ख्याल है मैंने 1 या 2 दफा, या पता नहीं शायद 1 दफा भी नहीं यूज किया। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल मॉडर्न एनेस्थीसिया में जब आपके पास रोकोरोनियम और सुगामेडेक्स अवेलेबल होता है ना, तो आपका सक्सामिथोनियम की कोई इंडिकेशन है ही नहीं, कोई यूज करता ही नहीं है। मतलब लाइक ये कि एटलीस्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस से मेरा टाटा बाय बाय हो चुका है, आई नेवर यूज। तो सक्सामिथोनियम अनइंटेंशनली मेरे दिमाग से निकल जाता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? और सर सर लेकिन सक्सामिथोनियम पेपर एक में और चीज थी कि जी जी नाइट्रस जो है ना वो अवॉइड करेंगे क्योंकि जो पेस में रखा होता है ना वो जहाँ पॉकेट उसकी बनी होती है ना वो एक्सपैंड हो जाएगी तो उसकी वायर का कनेक्शन जो है वो लूज हो जाएगा। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, ये भी आप बता सकते हैं, वैलिड पॉइंट है। दोबारा और रिपीट आप करें मैडम। पता इसमें नहीं अब ये है कि पेस में ये एग्जैक्टली देखें, मुझे अब ये नहीं पता कि ये क्लोज कैविटी वाली बात में आता है या नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कहीं आपने पढ़ा है तैयबा? जी जी सर ये मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ था कि नाइट्रस ऑक्साइड अवॉइड करेंगे क्योंकि जब पेसमेकर प्लेस करते हैं ना तो वो एयर खाली करने की कोशिश करते हैं फ्लूइड डाल के उस जगह पे ना, लेकिन स्टिल कुछ एयर वहां रह जाती है तो वो एक्सपैंड हो सकती है, तो उसका जो लीड सा कनेक्शन होता है ना
वो मतलब लूज हो सकता है, मतलब वो चले हट सकती है ना बीच में अगर एयर एक्सपैंड कर जाए। सही। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो जरूर बताते हैं, लेकिन जब उस वक्त बताते हैं कि जब आपने बाकी बातें बता दी, ठीक है। ये आपका पॉइंट लॉजिकली मेरे समझ में आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आपकी बात ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जो अभी यह कहीं से आवाज आ रही थी कि सेक्सामेथोनियम एग्जाम में बताना है, तो आपने बिल्कुल बताना है, लेकिन आप साथ उसमें ये भी बता दें कि सेक्सामेथोनियम इज नेवर, सेक्सामेथोनियम हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सेक्सामेथोनियम को यूज करते हैं और ऐसे दुनिया में लोग हैं जो नहीं यूज करते। इसी तरीके से ऐसे लोग हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं यूज करते बिल्कुल, और ऐसे लोग हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज्यादा यूज करने वालों में शामिल हूँ, इसलिए मैं नाइट्रस ऑक्साइड हर सर्जरी में यूज करता हूँ। लेकिन बहरहाल बात यह है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। सेक्सामेथोनियम इमरजेंसी सर्जरी में आपने बोलना है, लेकिन साथ अगर आप ये बोल देंगे कि अगर आपके पास अवेलेबल है रोकोरोनियम विद सुगामेडेक्स, सो इट इज बेटर टू यूज इट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद लेस in hemodynamic or other problems which are there because of सेक्सामेथोनियम, ठीक है। तो ये इस तरह आंसर देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है बहुत ज्यादा डिलीरियस, या कह लें नॉन कोऑपरेटिव कह लें, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कह लें, उस तरह के पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया देना है। तो इन जाहिर बात है इंट्रा ऑपरेटिवली भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इंट्रा प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव आप कैसे हैंडल करेंगे ऐसे पेशेंट को? हाउ टू हैंडल अ डिलीरियस पेशेंट? जी मेरा क्वेश्चन समझे आप? रिपीट कर दें सर। एक पेशेंट है जो डिलीरियम है उसको, ठीक है, डिलीरियस पेशेंट है, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, नॉन कोऑपरेटिव है, या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो आपकी बात नहीं समझ रहा, ठीक है। इसमें 4-5 कैटेगरी के पेशेंट आ जाएंगे, जैसे कोई बच्चा है जो नॉन कोऑपरेटिव है, कोई पेशेंट है जिसको कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? सर पहले तो देखेंगे कि ये केस कोई इमरजेंसी है या इलेक्टिव केस है। तो अगर इलेक्टिव केस है तो फिर उसको हम काउंसलिंग के साथ और कोऑपरेशन के साथ, उसकी मदर या फादर के कोऑपरेशन के साथ हम उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको मेडिकेशन प्री मेडिकेट कर सकते हैं मेडाजोलाम के साथ, प्ले एरिया में उसके साथ अपनी रेपुटेशन बना सकते हैं अगर इलेक्टिव केस है। तो उसके बाद अगर इमरजेंसी है और वो कोऑपरेटिव नहीं है तो फिर हम केटामीन यूज कर सकते हैं विद इन्फॉर्मिंग द पेडियाट्रिक टीम। वो कौन सी टीम, एक टीम होती है जिसको हॉस्पिटल में वो जो लीगल टीम होती है उसको इन्फॉर्म करके हम उसको केटामीन से इंड्यूस कर मतलब सकते हैं। इसमें आप सही बता रहे हो, इसमें बेसिकली सबसे पहली तो बात ये होगी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सबसे पहली तो बात है कि एवेल्युएशन के लिए आपको उसके अटेंडेंट से आप हिस्ट्री लेंगे, आप उसको उससे हिस्ट्री नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो आप उसके साथ आप उसकी रैपो नहीं डेवलप होगी। चाहे वो ये इसके अंदर वो कैटेगरी भी आएगी जो बुजुर्ग जो है वो हार्ड टू हियर है, जो नहीं सुन सकते, ठीक हो सकते हैं ना, जो डेफ एंड डम है, तो वो भी उसमें आ जाएगी। एक बात हो गई। हाँ हसाम आपकी बात ठीक है, इटसेल्फ कॉज मिडाजोलम इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिलीरियम, मगर बहरहाल उसके मैनेजमेंट की बात और है। अब आपने प्री ऑपरेटिवली रेपो बिल्डिंग एक हो गई, आपने प्रॉपर उसकी हिस्ट्री, आपको इवेल्युएशन करने में आपका चैलेंज है। उसके बाद ये है कि आप इस पेशेंट में अगर आईवी लाइन नहीं लगी हुई तो आईवी लाइन कैन विल बी अ चैलेंजिंग थिंग, ठीक है। तो आईवी लाइन के आपको चैलेंज को दूर करने के लिए आपको हेल्प एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स की जरूरत होगी। आप एमला क्रीम यूज कर सकते हैं, आप कैटामीन इंट्रामस्कुलर दे के आप उसको आईवी लाइन की ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपको इनहेलेशनल इंडक्शन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है। ये एक चैलेंज होगा उसके अंदर। हिस्ट्री हो गई, आईवी लाइन हो गई, फिर उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि उसको किस वजह से ये डिलीरियम हो रहा है, क्या ये उसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम है या इसकी ये प्रॉब्लम एक्यूट हो रही है, ठीक है। अगर उसकी क्रॉनिक है और वो क्रॉनिकली क्या उसको कहते हैं मेंटली रिटार्डेड है, एक पेशेंट को मैंने देखा उसमें उन्होंने लिखा हुआ था केस ऑफ एमआर, अब मैं समझ रहा था कि ये माइट्रल रिहर्जिटेशन है, वो बाद में चला वो लिखा हुआ है मेंटली रिटार्डेड। तो मेंटली रिटार्ड ये इसलिए याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से बात याद आ गई है कि आपने एब्रीविएशंस नहीं यूज करनी एग्जाम में। एब्रीविएशंस आर नेवर अप्रिशिएबल थिंग, ठीक है।
तो एब्रीविएशन नहीं यूज करनी है आपने। तो अगर उसकी उस हिसाब से आपके ये 3-4 चैलेंजेस हैं, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कोई करेक्टिव चीज है, हाइपोथर्मिया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, कोई उसको यूरेमिया की वजह से अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है, हेड इंजरी की वजह से हो रही है, तो आपने उसके कॉज की तरफ देखना है कि वो एक्यूट प्रॉब्लम है या उसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और जो करेक्टेबल थिंग्स है आप उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सर पोस्ट ऑपरेटिव इंट्रा ऑपरेटिव जो फर्दर डिटेरिएट कर सकते हैं, लाइक ओपियोइड जो ऐसे मॉर्फिन हो गई और ये हो गई डेरिलियम जो करा सकती हैं, जैसे सिडेटिव्स हो गई, मिडाजोलैम हो गई, ये हम अवॉइड करेंगे सर। बाकी जैसे आपने बताया हाइपोक्सिया, हाइपरकैपनिया, इसको हम अवॉइड करेंगे, एसिडोसिस, ये चीजें हम अवॉइड करेंगे आप अलोंग उसका विद फ्लूइड, सिडेट हाँ सर। बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसी तरीके से। एंड ठीक है कि आप इंट्रा ऑपरेटिवली वो सारे जी। फिर पोस्ट ऑप फैक्टर जो है, जैसे सर पेन हो गया, अर्ली एक्सट्यूबेशन हो गया, अर्ली मोबिलाइजेशन हो गया सर, लाइंस एंड कैथेटर्स हो गए, अगर वो वेंट पे हैं तो सेडेशन ब्रेक्स हो गई सर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो कराती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, उसको ग्लासेस देंगे, हियरिंग वेरी गुड, एड्स देंगे सर, एंड हाँ सर कैलेंडर देंगे। मतलब कॉग्निटिव इंक्रीज करना है, सेंसरी इनपुट भी इंक्रीज करना है, सेडेशन बिल्कुल ब्रेक्स ठीक है। करनी है, या चॉइस ऑफ सेडेशन हमने वो रखनी है जो जिसका टाइम ड्यूरेशन मिनिमम हो, लाइक डेक्समेटाडोमेटिन हो गई सर। फिर हमें स्लीप अवेक साइकिल का उसका ख्याल रखना है सर, और अर्ली एम्बलाइजेशन करनी है, एनाल्जेसिया कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसका हमने देखना है सर, अच्छा और टिश्यू एनाल्जेसिया देना डिलीवरी है, ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोथर्मिया अवॉइड अच्छा करना है। एनाल्जेसिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया अवॉइड करना और रीजनल विल बी अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू जीए, अगर रीजनल हो सकता है, एंड है सोर्स ऑफ regional। इन्फेक्शन को एज अर्ली एज रूल आउट खत्म करना समझ है आ सर। गई बात। ये देखें, ये मैंने आपसे इस टॉपिक में आपको डिलीरियम की ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डिलीरियम, समझ आई। तो एक्चुअल क्योंकि चक्कर ये है कि ये आपसे एकदम से जब सवाल पूछेंगे ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये हो सकता है एग्जाम में आपसे कोई इस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रिमेम्बर, यू विल रिमेम्बर के एग्जाम के किसी और क्वेश्चन के अंदर इस कहानी का जिक्र आ जाएगा, चाहे वो पेसमेकर हो, चाहे वो एवी फिस्टुला हो, चाहे वो डिलीरियम हो। ठीक है, गॉट इट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस टॉपिक के बारे में? डिलीरियम का टॉपिक आपसे वो अलग से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिलीरियम, वो आप सब लोगों को आता होगा। डिलीरियम क्या होता है जी, क्या टाइप्स होती हैं जी, वो एक हाइपर एक्टिव होता है जी, एक हाइपो एक्टिव होता है जी, कौन कौन सी दवाइयों से डिलीरियम होता है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली जब उसकी इम्प्लीकेशन आया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक चीज अभी तक आपने नहीं बोली है वासिफ, वो है इसके अंदर जो दवाई देते हैं जो डिलीरियम को के लिए अच्छा इफेक्टिव होती है, वो कौन सी है? नीचे आया हुआ है ना, हेलोपेरिडोल सर। हेलोपेरिडोल। मुझे ठीक है, दुआ करो, मुझे ना एक जॉब मिल रही है। हेलोपेरिडोल किस कंडीशन में नहीं देते? सर प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो जिनको, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ठीक है, हेलोपेरिडोल का एक और यूज होता है, वो क्या होता है अदर देन ये डिलीरियम? याद नहीं आ रहा। ये नॉजिएटिव पोस्ट एंटीएमेटिक, ऑपरेटिव एज एंटीमेटिक के तौर पे भी एंटी दिया जाता है, बेसिकली नॉजिया, एंटी नॉजिएटेड फीलिंग के लिए। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया के लिए दी जाती है। और इसके अलावा क्या है, आप डिलीरियम का टॉपिक पढ़ लें, वो फिदा फार्मूला है उसका, फ्लक्चुएटिंग, इनएप्रोप्रिएट, पता नहीं डिसऑर्गेनाइज, क्या 4 चीजें होती है। हाइपो एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, इवैल्यूएट करते हैं। फ्लक्चुएटिंग पैटर्न इन अटेंशन सर, एंड दिस मैं भी भूल गया सर। ठीक है, ये देख लें। देखिए अब फ्लक्चुएटिंग आपको disorganized thinking and inability to concentrate, altered sensorium। हाँ, अल्टर सेंसोरी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये होगा। ठीक है, अच्छा सर इसमें जो 4-5 रिस्क फैक्टर्स हैं, जब उसका जिक्र करेंगे ना तो हमें इजी हो जाएगा। जैसे पेन, इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, हाइड्रेशन, जो उसने एक बुक में लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर ये सारी चीजें हमने ज़हन में होंगी कि ये सारी कॉज करती हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं डिलीरियम के, इनको अवॉइड करना है, इनको ट्रीट करना है, तो डिलीरियम कम से कम फिर होएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा एक पेशेंट है, उसको जॉइंटिस हुआ है। ठीक है, अब जाहिर बात है जॉइंटिस वाले पेशेंट की आप इलेक्टिव सर्जरी करवाएंगे? जॉइंटिस पेशेंट की क्या इलेक्टिव सर्जरी करवाई जाएगी? सर देखेंगे ना कि किस सिवियरिटी का है जॉन्डिस और वजह क्या है। अच्छा, जॉइंटिस की क्या कॉजेज होती है? सर What acute is jaundice? cholecystitis मोर देन 2.5 होगा तो नहीं करवाएंगे सर जी। अच्छा, एक मिनट पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जॉइंटिस? सर jaundice itself it's not a disease,
but it shows the disease of organ like liver sir. मतलब नहीं ये नहीं, एक साइन जॉइंडस है को सर। आप जॉइंडस को कैसे डिफाइन करेंगे? Increased levels of bilirubin. sir. yellow discoloration of yellow Yellow discoloration of स्किन चलो with bilirubin level more than 2. नहीं, ये 2, ये आंसर, ये बात आपकी सही नहीं है, क्योंकि इसके आगे फिर यूनिट भी आपको बताना पड़ेगा। एक सेकंड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी परवेज जी, ठीक है। तो ये यूनिट का जो है ना, यूनिट मुख्तलिफ, उसमें यूनिट मुख्तलिफ हो सकते हैं ना, तो यूनिट वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जॉइंडस की कॉजेज क्या क्या होती हैं कॉमन, सिंपल वर्ड्स में? जॉइंडस प्री हेपेटिक, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में डिवाइड कर सकते हैं हम। प्री हेपेटिक में मोस्टली जो है ना, वो हेमोलिटिक एनीमियाज आ जाते हैं आपके, जिसमें एक्वायर्ड भी आ सकता है और जो कंजेनिटल भी हो सकते हैं। इंट्राहेपेटिक में जो है उसमें कोई हेपेटिक काज होगा, जिसमें वायरल इन्फेक्शन होगी या कोई और इस तरह कोई ड्रग्स इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस या कुछ इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद पोस्ट हेपेटिक में जो है वो मोस्टली ड्यू टू द ओक्लूजन ऑफ ड्रेनेज की वजह से होगा किसी बिल्कुल जगह ठीक पे है। भी। तो आमतौर पे जो देखे ना, एक्यूट हेपेटाइटिस का जो पेशेंट होगा उसकी तो कोई सर्जरी नहीं की जाएगी या इलेक्टिव केस उसमें नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। एक केस बेसिकली दैट इज नॉट अ प्योरली इमरजेंसी केस बट इट इज कंसिडर्ड टू बी इमरजेंसी। वो कौन सा है आपका? अगर सीबीडी स्टोन जाके स्टक हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इलेक्टिव प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। और आपको वो ERCP भी हो सकता है, वो MRCP भी प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टोन निकालना है ना, तो अब आप डिले नहीं कर सकते, तो आपको उसको प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक जॉइंडस पेशेंट है, तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है आपने? सर उसकी कॉजेस देखेंगे ना, किस कॉज के, जैसे हेमोलिसिस है, एनीमिया ना हो, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो जाए उसकी वजह से, अगर पहले से एनीमिक है पेशेंट, और लीवर डैमेज होने का खतरा, पहले से भी लीवर अगर डैमेज है, हेपेटाइटिस है, तो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस किस वजह से हुआ है? BC HIV की वजह से तो शायद नहीं होता, BC की वजह से BC वाले पेशेंट में आपने भी कोई एहतियात करनी है? एहतियात करनी है ना सर, डबल ग्लव्स पहन के हम लोग उसके प्रोसीजर करते हैं। ये डबल ग्लव्स वाले आंसर से बेहतर है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, एंड यू हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ द होल, यू हैव टू इन्फॉर्म द होल स्टाफ दैट दिस पेशेंट इज हैविंग हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, ठीक है। तो ये इसके अंदर, ये इसके आंसर, ये जब वहां पर भी आपसे जब ये पूछेंगे तो वहां पर हो सकता है लिवर का डिजीज का ही पेशेंट आ रहा हो, लेकिन अब आपको ये बात भूलनी नहीं है कि एक जॉइंडस्ट वाला पेशेंट जो होगा तो उसमें आपने उसकी कॉज देखनी है, आपने उसमें देखना है कि कौन सी कुछ कंडीशंस होंगी कि जिसमें आप एक्यूट जॉइंडस में आप सर्जरी नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, कोई इलेक्टिव केस नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको डील करना पड़ेगा ऐसे पेशेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट यूनीमिया में जा सकता है, और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर कोई उसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज है तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। ये आप जुमला भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ये डबल ग्लव्स वाला आंसर भी इतना मजे का नहीं है, ठीक है ना, ये टेक्नीशियंस वाला आंसर है। तो आपने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का नाम लें और आपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ का इट विल बी ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, यू हैव टू इन्फॉर्म ऑल द स्टाफ एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा कि जो लिवर ने दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट करना है और दवाइयों ने भी लिवर पे इफेक्ट करना है, ठीक है। बस ये 2 बातें के बाद आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा कि वो मेडिकेशंस के जो लिवर से मेटाबलाइज होती हैं वो आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। लाइक हर में आप सोच लें, मसल रिलैक्सेंट सिसेट्राक्यूरियम बेस्ट होगा। एनाल्जेसिया में पैरासिटामोल दे सकते हैं या नहीं दे सकते? पैरासिटामोल दे सकते हैं सर। रिड्यूस कर लेंगे डोज या नहीं? रिड्यूस करेंगे, ठीक है। पैनकोरोनियम और इस तरह की जो मेडिकेशंस के जो लिवर से मेटाबलाइज होती हैं वो आप अवॉइड करेंगे। आप मॉर्फिन नहीं देंगे, आप फेंटानिल, रेमीफेंटानिल, वो मेडिकेशंस को यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे। और ये हो सकता है ना कि जॉइंडस का पेशेंट हो सकता है कि सिर्फ CBD वाला हो, और जॉइंडस का पेशेंट हो सकता है कि CLD वाला हो, तो वो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा
कि इसके अंदर रीजन क्या है, उसके अंदर अगर क्रोनिक लिवर डिजीज है तो क्रोनिक लिवर डिजीज के सारे कंसर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जॉइंटिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। तो टिप ऑफ आइसबर्ग से आपने आगे चलना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी ना हो सकता है बहुत कुछ हो, ठीक है। तो आपने इसमें जो प्री ऑपरेटिवली इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। लिवर फंक्शंस, कल हम लोगों ने बात की थी कि लिवर फंक्शंस आपको पता हो कि किस तरह देखते हैं, सिंथेटिक फंक्शन कैसे देखते हैं। और एक चीज जो मुझे कभी याद नहीं होती भाई, अगर आप लोगों को याद हो तो बता दे कोई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आई नेवर रिकॉल इट, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड तो समझ आ जाता है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है ये मैंने 100 दफा पढ़ा होगा और मैं 101 दफा भूल जाता हूँ। तो अगर किसी को आता है तो बता दे, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सर डायरेक्ट यही एंड प्रॉब्लम मेरे इनडायरेक्ट। साथ है। जी सर जब आपको भूल जाता है फिर हम क्या करें नहीं सर? नहीं नहीं, मुझे भूल जाता है तो आप लोगों को तो आना चाहिए ना, वो आप एग्जाम तो आपने देना है ना। सर ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये एक और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, आपको पता होना चाहिए। और ये लॉन्ग केस में कहीं किसी से पूछा गया था, मुझे भूल गया किस रेफरेंस से, ये कूम्स टेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, मुझे नहीं आता ये लेकिन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट मैनी टाइम्स, आई ऑलवेज फॉरगेट। तो आप, लेकिन आपको ये एकदम से मुझे याद आ गया, ये भी ब्लड से और हिमोलिसिस से रिलेटेड ही है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस तरह बताते हैं। कंजुगेशन तो लिवर में आके होती है ना, तो जो बेसिकली सर वो हिमोलिटिक डायरेक्ट वही होती है जो कंजुगेटेड होती है, कंजुगेटेड को और जो डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट सर नॉन कंजुगेटेड होती है, अनकंजुगेटेड। नहीं, लेकिन अब इसके अंदर आगे कॉन्सेप्ट होता है, एक टोटल बिलिरुबिन होती है, एक टोटल बिलिरुबिन होती है, वो मेरे ख्याल कैलकुलेट होती है और फिर उसमें से माइनस किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ये पढ़ लीजिएगा आप इसके बारे में, ठीक है, अगली डिस्कशन में आप पढ़ लीजिएगा तो फिर इसमें बारे में कर लेंगे, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है। तो जो चीज़ मुझे नहीं याद होती वो मैं नहीं बोलता, मैं खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सही तरह नहीं आती। ठीक है तो ठीक है, ये आपका इसी से ही रिलेटेड आपका फिर CLD आ जाएगा। CLD के अंदर भी मल्टी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि CLD के पेशेंट को जब आपने इवेलुएट करना है तो चाहे आप जितनी मर्जी हिस्ट्री उससे ले लें कि उसको क्या नाम है, उसको इचिंग हो रही है और उसको एसाइटीज है और उसको पामर एरेथीमा है और उसको स्पाइडर नेवाई है और उसको जो वटएवर जितने 15-20 साइंस के नाम है वो आपको आने चाहिए, लेकिन जहन में रखें कि डीकम्पनसेशन को देखने के लिए जो आपने देखना है ना, वो आपके दिमाग में और मुंह पे जबान पे ये आना चाहिए कि मैं उसका चाइल्ड पक्ष स्कोर देखेंगे कि भाई उसका चाइल्ड पक्ष स्कोर क्या है, ठीक है। वट एवर इवेल्युएशन अल्टीमेटली यू विल बी लुकिंग एट चाइल्ड पक्ष स्कोर, और जितना ज्यादा चाइल्ड पक्ष स्कोर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी होगी, ठीक है। और आपका टारगेट भी यही होगा कि आप उसके अंदर करेक्टेबल चीजों को ऊपर टारगेट करेंगे कि अगर वो चाइल्ड पक्ष C में है तो आप उसका जो है वो कोएगुलोपैथी को करेक्ट करें, उसकी साइटिस को ड्रेन करें, उसके जो एल्ब्यूमिन को करेक्ट करें, और आप उसको C को B में करें, B को A में करें, A में है तो B में ना जाने दें, B में है तो C में ना जाने दें, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको, और इसके अंदर अल्टीमेटली जो भी बातें लिखी होंगी बेतहाशा बातें हैं, लेकिन समझने के लिए अंदाज याद रखें कि लिवर की वजह से हार्ट पे भी प्रॉब्लम आएगी, लिवर की वजह से लंग्स में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लिवर की वजह से किडनीज में भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा उसका कोगुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी लिवर की। सिंथेटिक प्रॉब्लम है, एल्बुमिन है, उसके अलावा क्या चीज आएगी, मेटाबॉलिज्म तो एक चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आएगी, फ्री ड्रग्स बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो वैसे एनेस्थीसिया की जो मेजॉरिटी ड्रग्स हैं वो एल्बुमिन बाउंड होती हैं या ग्लोबुलिन बाउंड होती हैं? एल्बुमिन सर, मेरा ख्याल है ग्लोबुलिन है, जस्ट करेक्ट मी जी। और बाकी मैंने लोग सर हर खामोश, जगह निम्रा एल्बुमिन आप पढ़ा खामोश होता है है जी। सर, मुझे सर नहीं ये तो आता अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होती है और एक एल्बुमिन होती है ना जी। ग्लोबुलिन कौन सी वाली है, मतलब मैं समझी नहीं। A/G रेशियो जो होती है ना, अच्छा AG रेशियो लिवर की ये वजह वही से है। ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन ही होगा, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ। हाँ, एक होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन और एक होती है एल्बुमिन, जो जी, आपके जहां तक मुझे याद है एसिडिक ड्रग्स पॉजिटिव, होती हैं वो एल्बुमिन बाउंड होती हैं। हाँ सारी पॉजिटिव चीजें एल्बुमिन से लगती हैं यानी एसिडिक, और नेगेटिव अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन तो से। मेरा ख्याल तो एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स हैं वो अक्सर बेसिक होती हैं, ठीक है ना,
तो वो इसलिए वो ग्लोबुलिन बाउंड, वो ग्लोबुलिन मेरे मुंह से फिर निकल रहा है, वो ग्लाइकोप्रोटीन बाउंड होगी, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा लिवर से रिलेटेड, और उसके अलावा आपने ये पेशेंट की एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ये जो CLD का पेशेंट है इसकी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? एनकेएफ में जा सकते हैं सर, ओपियोइड्स तो फिर ओवरडोज अगर दे दी ठीक है। तो। इसके अलावा एक और बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है जिससे मरीज मर सकता है फौरन, इन सर यूरेमिया से। वो Varices की हेमेटोमेसिस बहुत सीवियर हो जाएगा। यस, Varices अपर की जीआई ब्लीड, अपर जीआई ब्लीड, ठीक है। अपर जीआई ब्लीड के अंदर पेशेंट जो है वो एक्यूट हाइपोवोलेमिक शॉक और डेथ भी हो सकती है उसकी। ये इसी के अंदर अब एक पेशेंट है अपर जीआई ब्लीड का, यही इसी से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैसे मैनेज करेंगे अपर जीआई ब्लीड के पेशेंट? सर एंडोस्कोपी करके वो बेंडिंग कर देंगे, और दूसरा है थ्रोम्बेक, तो क्या होता है वो थ्रोम्बेक? अब आप क्या देखें एक डैनियल, मेरी बात सुनिए, अब एक बेसिक चीज आप मिस कर रहे हैं। आपका काम है, एयर आपने विद करनी है ब्रीथिंग बेंडिंग। सर्कुलेशन। हाँ, तो अब आप कह सर्जन का वो एग्जामिनर कहेगा कि ओके आप ऐसा करें, एनेस्थीसिया छोड़ के आप सर्जरी ज्वाइन कर लें, ठीक है। थोड़े आपको क्या करना है, बेंडिंग करें, एंडोस्कोपी करें, आपका काम तो वहां पे दूसरे रोल है ना इसमें। तो जो अगर आपने बताना भी है तो बिल्कुल सर। मेडिकल मैनेजमेंट, क्योंकि देखें एक इसकी रिसेसिटेशन है जो उसकी वॉल्यूम की रिसेसिटेशन है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसमें एस्पिरेशन का रिस्क है। दो बातें हो गई, ये दो चीजें आपसे रिलेटेड है। आपने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के जरिए ये सिक्योर किया, उसके बाद आपके पास मेडिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए दवाई कौन सी देते हैं? ऑक्टेट्राइड। ठीक है, तो ऑक्ट्रियोटाइड के अपने जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके जो हीमोडायनामिक इफेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, उसको कैसे देना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके उसकी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होंगे, या जो बैंडिंग करते हैं, या वहां पर जो उसकी जो 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं। और एक और चीज होती है जो हमसे शायद पूछ सकते हैं, जो ICU में किया जा सकता है, वो उस ट्यूब को क्या क्या नाम होता है? सैंस्टेगन सर, सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब। सैंस्टेगन। सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब मैंने कभी ना देखी है ना मैंने कभी जी यूज की है, लेकिन ये आपसे सर इवन मेडिकल इमरजेंसी में होती है। मेडिकल इमरजेंसी में होती है। टोक्स में पूछ सकते हैं, ये टोक्स में ये स्टेशन पे पूछ सकते हैं, आप उसकी शक्ल देख लीजिएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो वो लोग वो भी नहीं रखते, वो अब उसकी पिक्चर ही खींच के रख देते हैं, ठीक है। तो आपको वो उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसको कैसे आई हैव नो आइडिया कैसे उसको यूज करते हैं, पता नहीं उसमें बैलून्स होते हैं, उसको बैलून की वजह से सर वो हाँ टेम्परमेंट जी सर, वो एनजी की तरह होती है ना, उसको एनजी की तरह डाल देते हैं, उसमें आगे बलून लगा होता है, उस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं जैसे ETT का बलून होता है, और फिर उसको वहां पे एक प्रेशर इफेक्ट से उसको ब्लीडिंग को सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने इन वन वे और अदर थोड़ा सा CLD के बारे में भी हमने क्रॉस सेक्शनल देख लिया। बाकी देखें, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो कि जो फेलियर पॉइंट है, अगर आप इस अप्रोच के साथ एग्जाम का वाइवा देंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कभी फेल नहीं हो सकते। लेकिन ये अप्रोच आपको उस वक्त पैदा होगी जब आप किताबों से बाहर आएंगे, जब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हमने जो है ऑब्जेक्टिवली कैसे चीजों को पिक करना है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो टू द पॉइंट अलग से वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप चले ही ऐसे कि भाई अच्छा जी लिवर का स्ट्रक्चर, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं कि लिवर की फंक्शनल एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। वो जो कि मुझे हर दफा भूल जाता है, क्योंकि ये चीजें बेसिक साइंसेस इंसान के दिमाग से निकल जाती है। लिवर दो और लोब्स में सर, लिवर दो लोब्स में डिवाइड होता है सर। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ना सर, एनाटॉमिकली डिवाइड करता है, जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता सर। इसके बीच में फिर एक कैंटल लाइन होती है सर, ये कैंटल हमारे लिए लाइन शुरू इंपॉर्टेंट होती नहीं है है, बेस ये सर। इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और आप इसके जो फंक्शनल आठ एनाटॉमी है फैक्टर वो होते बताएं, हैं अगर राइट आपको में। याद है। जो पोर्टर फंक्शनल ट्रायड होती है ना, वो एनाटॉमी इंपॉर्टेंट सर, है। एक लोब्यूल होता है और एक एसिनस होता है जो मेटाबॉलिक होता है, एक एनाटॉमिकल लोब्यूल होता है सर। दो ये फंक्शनल है इसके। नहीं, एक एनाटॉमिकल लोब्यूल है सर। जो पोर्टल ट्रायड होती है वो क्या चीज होती है? पोर्टल ट्राई हेपेटिक आर्टरी हम्म। और पोर्टल वेन एंड सिस्टिक डक्ट सर। इसको अगर चले, मैं मैं गलत थोड़ा नहीं सा हूँ। मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। ये मैं जाहिर बात है पहले प्रिपेयर करके किया था तो डिस्कस किया था, लेकिन उसके अंदर आपको लिवर के जोन्स पता होने चाहिए कि कौन सा लिवर का एक जोन 1 होता है, एक जोन 2 होता है, एक जोन 3 होता है, ठीक है। कि उसमें जो से कौन एसिनस सा बनाते हैं ना सर, जो फंक्शनल यूनिट होता है एसिनस, उसमें 3 जोन होते हैं सर, 1 2 3। जो नियर हेपेटिक आर्टरी होता है दैट इज जोन 1,
then zone 2, then zone 3. जो zone 1 होता है, it is prone to toxin, sir. जो zone 2 होता है, it is usually prone to yellow fever, sir. जो zone 3 होता है, it is prone to ischemic as well as paracetamol poisoning में भी zone 3, sir. NEP की यहाँ जाके इफेक्ट करता है, sir. zone 3 में. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. चलें, ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है. मैं ना अभी एक लिस्ट सी बना रहा था, वो मैं आप लोगों को ये जिस तरह मैं आपसे मैं बिल्कुल ना एक क्रॉस सेक्शनली पूछ रहा हूँ, तो उसमें एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ. वो उसी में से कुछ टॉपिक्स आप खुद भी प्रैक्टिस करें, कुछ डिजीजेस के रेफरेंस से है, कुछ क्रिटिकल, क्योंकि वहां पर देखें जो आमतौर पे हर वाइवे में पूछे जाएगा ना, वो किसी की भी उसके अंदर अल्टीमेटली आपकी क्रिटिकल इंसिडेंस होगा, चाहे वो हाइपोक्सिया हो, हाइपरकार्बिया हो, चाहे वो थायराइड क्राइसिस हो, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो. तो वो इस प्रेफरेंस से मैं बना रहा हूँ. इंशाल्लाह फिर कल जिंदगी बखैर, कल दोबारा करेंगे. ठीक है, ओके, इंशाल्लाह. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर. जो ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ, आप लोग अपने तौर पे भी उसको देखें. और उसको ये आपको किताब, दिस इज, दो बातें ये ज़हन में रखें. बात ये बिल्कुल आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि एक पेशेंट को ये भी फिस्टुला डला हुआ है और आप उसको, ये नहीं है ये. लेकिन जब CRF का आएगा ना, तो आपको ये बातें बतानी होंगी. जॉइंटस बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे जॉइंटस इस तरह से पूछा जाए, लेकिन ये मैं आपको दूसरे अंदाज में पूछ रहा हूँ कि वहां पे अल्टीमेटली जॉइंटस ही है और जॉइंटस को कैसे डील करना है. ठीक है, उसके अंदर जैसे क्या आपने एहतियात पूछा करनी ना सर, IMM में टॉक्स में मुझसे पूछा गया था सर. जैसे आपने पूछा ना, जॉन्डिस से शुरू हुई और फिर लिवर पे चली गई सर. वो फीमेल एग्जामिनर थी, लिवर पे चली गई सर, CLD पे चली गई. चले, अच्छी बात है भाई. थैंक्स सर अलॉट जो आप आपके लोगों का. क्वेश्चंस हैं सर, जी, आपके कुछ फाइल्स हैं जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स सर, जी, उसके जी. आंसर्स नहीं कहीं मिल रहे, तो वही डिस्कस कर वेरी लिया करेंगे कभी. वेरी गुड. आप खोलें भाई, मैंने कहा अपना काम कर दिया. मैंने कहा ना, मैंने कौन सा इम्तहान देना है, मुझे आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने आपको लिख के दे दिए, वही काफी नहीं है. देखो उसके आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं टेबल. एक ज़हन में रखें बात, ये वो क्वेश्चंस हैं, लोग तो नहीं देखते, वो ये समझते हैं कि ये तो पता नहीं किस जमाने की. एक्चुअली बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो पूछी जाती हैं, वो MCQs के लिए रेफरेंस से आपको नॉलेज आनी चाहिए. लेकिन अगर आप MCQs की तैयारी ऐसे करें कि आपसे उसी वक्त वाइवा लिया जाए. इस वक्त यहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं, अजहर और हस्साम. खास तौर पे हस्साम के लिए ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि ये इज अ रेजिडेंट और अजहर अभी MCQs का एग्जाम दे रहा है. तो बताने का मकसद ये है कि पढ़ने का तरीका आप लोगों को ये अगर समझ आ जाए, तो यकीन करें वाइवा विल बी अ पीस ऑफ केक. और MCQs भी अगर आपको समझ के अगर आप करें, आयशा बेग जैसी हस्ती का पीछे छोड़ के और टू द पॉइंट अंडरस्टैंडिंग करके करें, तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी. ठीक है, तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे. मैं असल में देखें, मैं आप लोगों से इस वक्त इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों की अहमियत है, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ. मुझे पता है कि वाइवा के वक्त पूरी फैमिली सफर कर रही होती है. ठीक है, सर तो आपने 2 दिन पहले मुझे थायराइड टॉक्सिकोसिस, थायराइड स्ट्रॉम बताया था. याद है सर, आप मैंने जो गलत बताया था, जी आपने जी. करेक्ट किया था मुझे. कल मैं मॉक देने गया था, थायराइड था मेरा लॉन्ग केस सर, और चलो मैं ऐसे ही बताता गया तो गुड यार, ठीक है. चलो, अच्छी बात. एनीवेज, थैंक्स अ लॉट. इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर. बैनी.